अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकी लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली हमने इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की एक लेक्चर सीरीज का आगाज किया है जो बहुत बेनिफिशियल होगी इंशाल्लाह उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए जो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लेक्चर इंग्लिश या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश या सीनियर एलिमेंट्री टीचर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे कि पीपीएससी, एफपीएससी, एजे के पीएससी, एसपीएससी, बीपीएससी तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की, इंशाल्लाह ये लेक्चर सीरीज उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है फाउंडेशंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स और इसमें मैं कुछ एमसीक्यूज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और ये जो एमसीक्यूज होंगे ये फाउंडेशंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स के तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। लेट्स start our today's topic. Linguistics is best defined as, पहला एमसीक्यूज आप देख लें जी कि linguistics is best defined as, तो इसमें ये आ गया कि what is linguistics। linguistics क्या है? आप सारे लोगों को पता है कि scientific study of language is called linguistics। तो इसका जो बीटा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, वो करेक्ट आ जाएगा। scientific study of language क्या है? linguistics। और इसके बाद आप देखेंगे जी सेकंड जो क्वेश्चन है, which characteristic most clearly distinguishes modern linguistics from traditional प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। अब यहां पे जो स्टेटमेंट है इसको आपने देखना है कि कौन सी जो करेक्टरिस्टिक है, कौन सी जो ट्रेट है वो डिस्टिंग्विश करती है मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स को किससे? जो ट्रेडिशनल प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर है उससे। तो ऑप्शन ए इसमें देखिए जी, ऑप्शन ए है इट एस्टैब्लिशेस रूल्स फॉर करेक्ट लिटरेरी यूजेज। इट कांट बी करेक्ट। इट गिव्स प्रायोरिटी टू प्रेस्टिजियस लैंग्वेज वैरायटीज। इट कांट बी करेक्ट। अब यहां पे इट डिस्क्राइब्स लैंग्वेज एज इट इज एक्चुअली यूज्ड। ये मेरा बेटा देखें, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है क्योंकि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी उसमें ये था विच कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट क्लियरली डिस्टिंग्विश मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स को जो ट्रेडिशनल प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर है उससे कौन सी जो चीज है वो अलग करती है, डिस्टिंग्विश करती है। तो ये है कि जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स है इट डिस्क्राइब्स लैंग्वेज एज इट इज एक्चुअली यूज्ड, कि लैंग्वेज जिस तरह से रोजमर्रा इस्तेमाल में आती है जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स है इसको बिल्कुल इसी तरह से डिस्क्राइब करती है। उसके बाद आप नेक्स्ट देख लें जी, एमसीक्यूज नंबर 3 है। एमसीक्यूज नंबर 3 की आप बात करें तो विच प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का कौन सा प्रिंसिपल है? होल्ड्स दैट स्पोकन लैंग्वेज इज मोर फंडामेंटल देन राइटिंग। अब आपको पता है कि जब हम लैंग्वेज की स्किल्स की बात करते हैं तो उसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग ये सारी आ जाती है। अब यहां पे ये जो क्वेश्चन है कि स्पोकन लैंग्वेज इज मोर फंडामेंटल देन राइटिंग, के जो स्पोकन लैंग्वेज है, लैंग्वेज का जो ओरल यूज है वो क्या है कि ज्यादा फंडामेंटल है, ज्यादा बुनियादी है, ज्यादा बेसिक है, ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे? राइटिंग से। तो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का कौन सा प्रिंसिपल इस बात को बयान करता है? सबसे पहले तो प्रायोरिटी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। अब यहां पे आप देख रहे हैं जी कि प्रायोरिटी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज ही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस आप देखेंगे, प्रायोरिटी ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज कांट बी देयर, प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन can't be there और principle of prescriptive correctness can't be there। तो priority of spoken language कि हम जो लैंग्वेज स्पोकन लैंग्वेज है उसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं और यही वजह है कि स्पोकन जो है ये ज्यादा फंडामेंटल है। और आप देखेंगे कि लैंग्वेज में जहां पे अब एआई टेक्नोलॉजी में, ठीक है, जहां पे लैंग्वेज का यूज है वहां पे अगर प्रॉम्प्ट की बात भी करते हैं तो बहुत से लोग जो है वो प्रॉम्प्ट के लिए भी क्या करते हैं कि वो ऑरल कम्युनिकेशन यूज करते हैं, वो बजाय प्रॉम्प्ट लिखने के बोल के जो प्रॉम्प्ट है वो जनरेट करते हैं। तो दैट्स व्हाई इसमें आप देख लें कि जो प्रायोरिटी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज है इट इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे विच लिंग्विस्ट is most closely associated with American structuralism and an emphasis on rigorous observable language data। तो यहां पे बात किसकी हो रही है? लिंग्विस्ट पूछा है उन्होंने, which linguist is most closely associated with American structuralism and an emphasis on rigorous observable language data। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली लेनार्ड ब्लूमफील्ड की बात हो रही है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट है
विच 19th सेंचुरी लिंग्विस्ट। इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं ये कॉन्सेप्ट की बजाय इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, और ये आपने अगर पढ़े हो तो कहीं ना कहीं पे आपके माइंड का हिस्सा, आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। तो विच 19th सेंचुरी लिंग्विस्ट इज क्रेडिटेड विद फॉर्मुलेटिंग द सिस्टमैटिक साउंड correspondence known as Grimm's law। तो ये जैकब ग्रिम है। ग्रिम्स लॉ जो है मेरा बेटा, इट वाज प्रेजेंटेड बाय जैकब ग्रिम्स। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात कर लें, ग्रिम्स लॉ के हवाले से ही एमसीक्यूज है। ग्रिम्स लॉ इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज इट डिमॉन्स्ट्रेटेड। अब ग्रिम्स लॉ जो है वो किस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करता है और मेरा बेटा ये क्यों सिग्निफिकेंट है, तो इसकी अगर हम बात करें तो सिस्टमैटिक साउंड करस्पॉन्डेंस इन्वॉल्विंग इन जर्मैनिक लैंग्वेज। सिस्टमैटिक साउंड करस्पॉन्डेंसेस इन्वॉल्विंग इन जर्मैनिक लैंग्वेज, तो ये मेरा बेटा क्या है कि ग्रिम्स लॉ है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट में सॉसियर की बात हो रही है, फर्डिनेंड de Saussure की। फर्डिनेंड de Saussure लैंग्वेज रेफर्स टू, फर्डिनेंड de Saussure जो है उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज लैंग रेफर्स टू के लैंग और जो पेरोल का कॉन्सेप्ट है, फर्डिनेंड de Saussure लैंग्स रेफर टू। अब इसमें देखें कि एन इंडिविजुअल्स कंक्रीट एक्ट्स ऑफ स्पीकिंग इट कांट बी देयर, ये मेरा बेटा नहीं है। जो लैंग का कॉन्सेप्ट है, द एब्स्ट्रैक्ट लिंग्विस्टिक सिस्टम शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी। अब लैंग और पेरोल का जो कॉन्सेप्ट है सॉसियर का, वो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस का है। तो यहां पे अगर हम बात कर लें कि द एब्स्ट्रैक्ट लिंग्विस्टिक सिस्टम शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी, तो ये है कॉन्सेप्ट सॉसियर का, लैंग का। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इन सॉसियरियन linguistics and individual speaker concrete utterances constitute। अब ये मेरा बेटा देखें पेरोल। अब लैंग और पेरोल, लैंग क्या था, लैंग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लिंग्विस्टिक सिस्टम शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी, और अगर हम इंडिविजुअल स्पीकर्स की कंक्रीट अटरेंसेस की बात करें तो वो क्या है, वो पेरोल है। और इसके बाद और लैंग और पेरोल का अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंग और पेरोल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, सॉसियर ने। फिर लैंग के हवाले से भी एफपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, पीपीएससी में भी आ चुका है, पेरोल के हवाले से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। विच पेयर correctly represents the two components of Saussure linguistic sign। अब कौन से जो पेयर हैं वो किसको correctly represents the two components of Saussure linguistic sign, इसमें लैंग एंड पेरोल, और इसके अलावा सिंक्रोनी एंड डाइक्रोनी, सिग्निफाइड एंड सिग्निफाइड, कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस। तो यहां पे जो क्या है, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ये सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड की अगर हम बात करें तो सिंबल एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर नेक्स्ट हम बात कर लें तो उसमें the arbitrariness of linguistic sign means that। अब अगर लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं तो लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज में आर्बिट्रेरीनेस। अब आर्बिट्रेरीनेस क्या है, आर्बिट्रेरीनेस बुनियादी तौर पे वो जो लैक ऑफ कनेक्शन है सिंबल और ऑब्जेक्ट के दरमियान, उसको आर्बिट्रेरीनेस बोलते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द लिंग्विस्टिक साइन मींस दैट। अब यहाँ पे स्पीकर कैन फ्रीली चेंज वर्ड मीनिंग्स एट एनी टाइम, ये नहीं है। उसके बाद आप देखें जी, वर्ड्स हैव no meanings outside written language, can't be there। उसके बाद देखें जी, there is generally no natural connection between linguistics form and its concept। हमारे पास जो मेरा बेटा फॉर्म है यानी जो सिंबल है और जो ऑब्जेक्ट है उसके दरमियान कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं होता। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आर्बिट्रेरीनेस बोलते हैं, और ये लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है। तो सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देख रहे हैं जी, a linguist describing the grammatical system of present day English without tracing its historical development is primarily conducting a। अब यहां पे आपको पता है कि दो तरह की हम बात करते हैं, डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में एनालिसिस हो रहा हो, लैंग्वेज के एवोल्यूशन की बात हो रही हो, डेवलपमेंट की बात हो रही हो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम उसको डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, और करंट उसमें जो हो रही हो तो उसको हम सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। इस तरह का जो एनालिसिस होगा उसको हम सिंक्रोनिक एनालिसिस बोलेंगे। तो यहां पे अ लिंग्विस्ट डिस्क्राइबिंग ग्रामेटिकल सिस्टम ऑफ प्रेजेंट डे इंग्लिश विदाउट ट्रेसिंग इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो ये जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वाला एलिमेंट है ये मिस हो गया तो क्या बच गया, ये सिंक्रोनिक एनालिसिस बन गया। और ये जो ब्रांच इसको डील करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। और उसके बाद आप देख लें जी, विच अप्रोच आस्क हाउ अ लैंग्वेज डेवलप एंड चेंज अक्रॉस द सक्सेसिव हिस्टोरिकल पीरियड। अब लैंग्वेज जो है उसको अगर हम एनालाइज करते हैं इन पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे विच अप्रोच
अप्रोच आस्क हाउ लैंग्वेज डेवलप। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हो रही है तो ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, एंड चेंज अक्रॉस सक्सेसिव हिस्टोरिकल पीरियड, तो ये क्या आ जाएगा, ये डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स आ जाएगा। प्रेजेंट उसमें जो है वो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स आ जाएगा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स आ जाएगा। देन आप देख लें जी, नॉम चॉम्स्कीज transformational generative approach emphasizes the speaker's ability to। अब चॉम्स्की बड़ा नेम है लिंग्विस्टिक्स के हवाले से, जो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव अप्रोच है, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर है जिसको हम टीजीटी बोलते हैं, एम्फसाइजेस द स्पीकर्स एबिलिटी, वो स्पीकर की किस एबिलिटी पे एम्फसाइज करती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जनरेट इन्फिनिटली मैनी सेंटेंसेस फ्रॉम फिनाइट लिंग्विस्टिक्स रिसोर्सेज, बी ऑप्शन जो है उसकी करेक्ट है। उसके बाद आप देखिए जी, चॉम्स्कीज terminology, a speaker's underlying knowledge of the rules of a language is called। अब ये जो कॉम्पिटेंस बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सॉसर का जो कॉन्सेप्ट था लैंग एंड परहोल का, चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का। तो चॉम्स्कीज टर्मिनोलॉजी, अ स्पीकर्स अंडरलाइंग नॉलेज ऑफ द रूल्स। अब स्पीकर का जो क्या है नॉलेज है किसका, रूल्स ऑफ लैंग्वेज का, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंस बोलते हैं, और उसकी जो अटरेंसेस हैं उनको हम परफॉर्मेंस बोलते हैं। अ स्पीकर मेक्स एन एक्सीडेंटल स्लिप्स बिकॉज डिस्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरी लिमिटेशन। इन चॉम्स्कीज फ्रेमवर्क दिस प्राइमरीली कंसर्न्स जो है ये क्या आ गया, परफॉर्मेंस आ गया। अब उसके बाद देख लीजिए आप नेक्स्ट, द प्रिंसिपल दैट द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस डिपेंड्स ऑन द मीनिंग ऑफ इट्स constituent parts and the way are combined is known as। ये बेटा आप देख लें कि compositionality इसका करेक्ट आंसर आ गया। द प्रिंसिपल दैट मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द मीनिंग ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस हैं उसके मीनिंग्स डिपेंड करते हैं उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, एंड द वे दे आर कंबाइंड, और जिस तरह से उन्हें कंबाइन किया गया तो इसको कंपोजिशन से है, कंपोजिशनलिटी इसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो विच प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज दैट ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस शेयर सर्टेन फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज। अब कौन सा मेरा बेटा जो है वो which principle recognizes that all human languages share certain fundamental structure, के तमाम जो human languages हैं उनका एक fundamental structure है and communicative properties है। तो ये principle of universality जो है ये इसका correct answer है। इसी तरह से next अगर हम बात कर लें MCQ नंबर 18 की, which branch of linguistics studies the production, physical transmission and परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड। अब किसकी, साउंड प्रोडक्शन की, फिजिकल ट्रांसमिशन की और परसेप्शन ऑफ साउंड, तो इसको कौन डील करता है, इसको फोनेटिक्स। ये लिंग्विस्टिक्स की कौन सी ब्रांच है, फोनेटिक्स, बी, बीटा इज करेक्ट वन। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें द ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स कंसर्न्ड विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड। अब यहां पे क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड, ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स, फोनेटिक्स की ब्रांच जो है जो डील करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वेस्टिक फोनेटिक्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट बेटा देख रहे हैं विच टर्म डिनोट्स द स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश मीनिंग इन पार्टिकुलर। स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट, स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट क्या आ गया बेटे आपके पास, फोनेम आ गया। स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट क्या आ गया, फोनेम आ गया। इसी तरह से आप देख लें जी कि नेक्स्ट जो है आपके पास which branch of linguistics studies the internal structure of words and the ways morphemes combine। internal structure of the words, word formation, simple word में हम इसको क्या कह सकते हैं, word formation। तो study of word formation जो होती है उसको क्या बोलते हैं, morphology बोलते हैं, morphology। अब यहाँ पे which branch of linguistics studies the internal structure of words and the ways morpheme combine। words का internal structure और किस तरह से morphemes को combine किया जाता है, तो ये जो branch है linguistics किसको हम क्या बोलते हैं, morphology। in the word cats the plural marker s is classified at। अब यहां पे जो s है हम इसकी अगर बात कर लें बुनियादी तौर पे कैट्स में, ये इसका जो प्लूरल मार्कर बनता है, क्योंकि अगर हम यहां से s को निकाल देंगे तो ये कैट होगा, ये प्लूरल मार्कर नहीं बना। अब s इज क्लासिफाइड, तो s यहां पे इस प्लूरल उसमें बाउंड मॉर्फीम के तौर पे आया है, इट्स कॉल्ड बाउंड मॉर्फीम। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है। इसी तरह से आप देख लें द फैक्ट दैट द डॉग बाइट द मैन एंड द मैन बाइट द
dog differ in meanings primarily because of word order is a concern of। अब ये है मेरा बेटा स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखें कि मीनिंग्स और स्ट्रक्चर दो चीजें लैंग्वेज के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है ना तो आप ये समझ लें कि सेंटेंस नहीं बनेगा। जब हम कहते हैं ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ मीनिंग, दैट कन्वेज अ मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक स्ट्रक्चर होगा। अगर वो स्ट्रक्चर मेरा बेटा नहीं है, तो अगर उनकी एक कोई लॉजिकल अरेंजमेंट नहीं है तो सेंटेंस नहीं बनेगा। यही आप देखें कि यहां पे आपके पास ये आप द डॉग एट द मैन एंड द मैन एट द डॉग डिफर इन मीनिंग्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ वर्ड ऑर्डर इज कंसर्न, तो ये सिंटैक्स इसका करेक्ट आंसर है। स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिंटैक्स। द रिलेशनशिप बिटवीन डॉग एंड एनिमल, dog and animal in which dog denotes सब क्लास ऑफ एनिमल। अब डॉग जो है ये एक पूरी स्पीशीज को या एनिमल्स की सब क्लास को जाहिर कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हिपोनिमी बोलते हैं। और सिमेंटिक्स की ये मेरा बेटा सब टर्म में आ जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो द इंटरप्रिटेशन of it is called in here as an indirect request to close the window rather than merely a statement about temperature falls primarily within। अब यहां पे देख लें जी कि the interpretation of it is called in here as an indirect request to close a window rather than merely a statement about temperature। अब यहां पे it is कोल्ड इन हेयर, यहाँ के बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो सर्दी है, टेम्परेचर को नहीं बल्कि इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट के विंडो को क्लोज करना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये मेरा बेटा प्रैग्मेटिक्स है, जिसको हम बोलते हैं ना कि कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो उसका स्पीकर होता है उसके जो इंटेंडेड मीनिंग्स होते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, प्रैग्मेटिक्स आ गया। द सिस्टमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक वेरिएशन एंड फैक्टर्स सच एज social class, region and context is primarily investigated by, ये मेरा बेटा सोशियो लिंग्विस्टिक्स है, लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच, और इसमें सोशियो लिंग्विस्टिक्स डील किससे करती है, रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक्स वेरिएशन एंड फैक्टर्स सच एज सोशल क्लासेस, रीजन एंड कॉन्टेक्स्ट इन प्राइमरीली इन्वेस्टिगेटेड बाय सोशियो लिंग्विस्टिक्स। उसके बाद आप देख लीजिए विच फील्ड इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस ह्यूमन माइंड का, ह्यूमन ब्रेन का जो प्रोसेस है कॉग्निटिव प्रोसेस, और किस चीज से, उसने कहा जी कि कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व इन लैंग्वेज एक्विजिशन, प्रोडक्शन एंड कंप्रीहेंशन। तो साइकोलिंग्विस्टिक्स आ गया कि साइकोलिंग्विस्टिक्स जो है वो स्टडी करती है, वो डील करती है किसको, वो जो कॉग्निटिव प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है लैंग्वेज एक्विजिशन में, प्रोडक्शन में और कंप्रीहेंशन में। इसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिए विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स अप्लाइज linguistics theories and methods to practical problems such as language teaching, translation language assessment and language policy। तो उसने कहा कि ये कौन सी ब्रांच जो है, ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो है ये मेरा बेटा डील करती है किस चीज के साथ, लिंग्विस्टिक्स की थ्योरीज के साथ, मेथड्स टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और जिसमें लैंग्वेज टीचिंग है, ट्रांसलेशन है, लैंग्वेज असेसमेंट है और लैंग्वेज पॉलिसी है, तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। इसी तरह से अ कॉन्टेक्ट वैरायटी दैट डेवलप्स for communication among speakers without a common language and is initially nobody's native language is called। अब यहाँ पे मेरा बेटा दो मुख्तलिफ कल्चर्स के या दो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के बैकग्राउंड वाले लोग जब मिलते हैं और उनके जो मिलने से, उनके कम्युनिकेट करने से एक नई जो वैरायटी डेवलप होती है, जो दोनों में से किसी की पहले नेटिव लैंग्वेज नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पिजन बोलते हैं। इसी तरह से स्पीच कम्युनिटी यूजेस अ हाई वैरायटी फॉर एजुकेशन एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड अ लो वैरायटी फॉर एवरीडे इनफॉर्मल इंटरेक्शन। द सिचुएशन इज नोन एज। अब यहां पे देखें जी, क्या स्पीच कम्युनिटी यूजेस अ हाई वैरायटी फॉर एजुकेशन एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड अ लो वैरायटी फॉर एवरीडे इनफॉर्मल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिचुएशन को डिग्लोसिया। और उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजाइन फीचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज एज प्रपोज्ड बाय हॉकेट। हॉकेट के अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज का डिजाइन फीचर कौन सा नहीं है। स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। डिस्प्लेसमेंट हॉकेट के अकॉर्डिंग है, प्रोडक्टिविटी हॉकेट के अकॉर्डिंग है, कल्चरल ट्रांसमिशन ये हॉकेट के अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज में तीनों चीजें आती हैं, और इसमें जो आइकॉनिसिटी है ये नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन जो आ गया वो डेल्टा। इसी तरह से देखें जी, द स्टडी ऑफ
how meaning is constructed in language use, including the role of context, inferences and the speaker intention is known. speaker की intention और context, तो ये क्या आ जाएगा बेटे, ये pragmatics आ जाएगा। ऊपर भी से relevant एक MCQs हमने पढ़ा है, which of the following represents the correct hierarchy of linguistics units from the smallest to largest। अब यहां पे जो करेक्ट हायरार्की है लिंग्विस्टिक्स यूनिट की, वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो है ये फोनेम है, ये मिनिमल जो साउंड यूनिट है उसको फोनेम बोलते हैं। मॉर्फीम आ गया, अब ये साउंड यूनिट आ गया मिनिमल सबसे छोटा, मॉर्फीम आ गया। अब ये जो मिनिमल कैरिंग अ मीनिंग जो यूनिट है उसको हमने मॉर्फीम बोला। फिर उससे आगे वर्ड आ गया, फ्रेज आ गया, क्लॉज आ गया। तो ये इस तरह से 1, ये बिल्कुल इनिशियल 2, 3, 4, 5। तो इस तरह के विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट हायरार्की ऑफ लिंग्विस्टिक्स यूनिट फ्रॉम, हायरार्की कैसे चलानी है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट फोनीम है, देन मॉर्फीम है, देन वर्ड है, देन फ्रेज है, देन सेंटेंस है। और इसी तरह से नेक्स्ट देख लीजिए, थ्योरी दैट लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस आर डिटरमिन्स थॉट इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद। अब वो जो थ्योरी है कि लैंग्वेज जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस आर डिटरमिन्स थॉट इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द स्पायर वर्ब हाइपोथेसिस। तो ये स्पायर की जो थ्योरी है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसमें बात कर लें तो नेक्स्ट में बेटे आप देखेंगे कि नेक्स्ट एमसीक्यूज की अगर बात करें तो विच लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स एनालिसिस डील्स विद द रूल्स गवर्निंग द combination of sounds into meaningful pattern in a particular language। combination of sounds into meaningful pattern in a particular language, तो ये phonology आ गया। और उसके बाद a child acquiring language learns that the past tense of walk is walked but incorrectly says good instead of went। अब जैसे बच्चे ने walk से walk सीखा, ऐसे ही उसने go से went की बजाय God सीख लिया। तो अब इसको जो acquiring language learns that the past tense of walk is walked but incorrectly says God instead of went, this ओवर जनरलाइजेशन डेमोन्स्ट्रेट। इस ओवर जनरलाइजेशन को हम बेटे क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ग्रामेटिकल रूल्स। और उसके बाद देखें जी, विच टर्म्स रेफर्स टू द वेरिएंट pronunciation of a phoneme that does not change the meanings of the word। allophone आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, the relationship between words like big, small, hot, cold and alive dead is known as antonymy आ गया। और in morphology a root that can't stand alone and must be attached to the other morpheme is, जैसे हम prefixes, suffixes और affixes यूज करते हैं stem के साथ, तो यहाँ पे इसको bound root बोल देंगे। और उसके बाद when a pidgin becomes the native language of a community and develops full grammatical complexity is called, एक पिजन जो है, जैसे हमने बोला ना कि दो डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग जो है उनके इश्तराक से एक नई लैंग्वेज बनती है, उसको हमने पिजन बोला। और जब पिजन बिकम्स द नेटिव लैंग्वेज, जब पिजन जो है वो किसी भी इलाके के लोगों की नेटिव लैंग्वेज बन जाती है एंड डेवलप्स फुल ग्रामेटिकल कम्प्लेक्सिटी, और उसका पूरा ग्रामेटिकल कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, क्रियोल बोलते हैं। तो ये आज के एमसीक्यूज थे फाउंडेशंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स से। होप सो बेटे आपको चीजों की समझ आई होगी। और फर्दर हमारी जो वीडियोस हैं उनको देखने के लिए हमारा चैनल एमके प्रिपरेशंस अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह वीडियोस जो है वो अपलोड होती रहेंगी, कंप्लीट लिंग्विस्टिक सीरीज भी इस पे अपलोड होगी और साथ ही साथ लिटरेचर सीरीज भी अपलोड होगी। ग्रामर की सीरीज जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। और हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के सेशन है लेक्चर के लिए, एसएस के लिए, तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है वो रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं। अगर आप हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं इंग्लिश से रेलेवेंट, तो हमारे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 6000 है। 2.5 मंथ ड्यूरेशन होता है और इसमें सिस्टमेटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग मुकम्मल आपको तैयारी कराई जाती है। फर्दर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं 0333-260-5045। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।